हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए, हम लोग बात रेस्पिरेशन की करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि रेस्पिरेशन टर्म किसने दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दत्तरोचित साहब थे, जिन्होंने टर्म रेस्पिरेशन दिया। पहला क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा कि टर्म रेस्पिरेशन किसने दिया, तो दत्तरोचित साहब थे जिन्होंने टर्म रेस्पिरेशन दिया। दूसरे नंबर का पॉइंट, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। और आप जानते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डिग्रेड होते हैं अपने सिंपलर फॉर्म में। इस रिएक्शन को हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ में ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। बेटा, एक्सर्गोनिक वो रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो, जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो, उन रिएक्शंस को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक पॉइंट ये है। दूसरा, ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है। इसमें स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। दूसरे नंबर का पॉइंट, यहीं से फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते क्या क्या हैं जो कि यहाँ रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात हम लोग करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट, इसी सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम देखें, बॉन्ड वाइज देखें रिएक्शन, तो क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और एंजाइम यूज होते हैं। बाय यूजिंग द एंजाइम्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, एंजाइम्स यूज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो है ये रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, एटीपी पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक ये कि एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एक पॉइंट है। और दूसरे नंबर का पॉइंट, ये एनर्जी करेंसी है। और एक और पॉइंट कि एटीपी को डिस्कवर किया था लोमान, साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछता है, ये तो एटीपी को डिस्कवर किया, अगला क्वेश्चन है एटीपी साइकिल को किसने डिस्कवर किया। सो दिस वाज लिपमैन, जिन्होंने एटीपी साइकिल को डिस्कवर किया। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एटीपी को डिस्कवर किया लोहमान ने
एटीपी साइकिल दी लिपमैन ने, एटीपी को डिस्कवर किया लोहमान ने, एटीपी साइकिल दी लिपमैन ने। ओके, उसके बाद अब बेटा दूसरा पॉइंट आता है यहीं से, ये पॉइंट पूरा नोट कर लीजिए आप, थोड़ी देर वीडियो को रोक करके पॉज करके आप ये पॉइंट पूरे नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन है। फिर दूसरे नंबर के पॉइंट पर आ जाइए। फिर देखिए क्या अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन होती हैं जिसमें ब्रेकेज होता है, जैसे हम लोग ग्लूकोज का जो सबसे कॉमन सोर्स है वो है ग्लूकोज, तो कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए ज़रा ग्लूकोज की बात करें अगर हम लोग, तो ग्लूकोज जो है हमारा C6H12O6 है। बेटा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब हम इसमें ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, सो 6O2, और इसके बाद इसमें 6O2 हो गया और 10H2O, या देखिए रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। देन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ हो जाएंगे और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गए, और साथ ही साथ में हमारे पास अब बचा जा कर के प्लस देखिए 12 हाइड्रोजन ये है और 10 दूनी 20 ये, मतलब 20 और 12 32 हो गए। तो इसका मतलब 16H2O और इसके बाद 686 किलो कैलोरी एनर्जी। दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें हमने एज अ सोर्स ग्लूकोज को लिया, C6H12O6, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ हुए, 10 हाइड्रोजन 10 वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 16 वाटर और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है। ये रिएक्शन है, दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की बेसिक रिएक्शन है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब अपने पास आता है वो ये आता है कि देखिए यहीं से ये हो गया जब हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया क्या, ग्लूकोज। फिर बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन। जो ब्लैकमैन साहब थे, इन्होंने रेस्पिरेशन को भी क्लासीफाई किया है। सबसे पहला रेस्पिरेशन है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरे नंबर पर है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब होता है अगर सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट है। इफ द सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, देन द रेस्पिरेशन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है तो फिर हम इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब होगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और कब होगा हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर याद रखिएगा, अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा। प्रोटीन यहाँ पर अमीनो एसिड में ब्रेक होंगी, बाद में अमोनिया रिलीज किया जाएगा और साथ ही साथ में कीटो एसिड्स आ जाएंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में जो प्रोटीन है ये ब्रेक हो जाएंगी अमीनो एसिड्स में, उसके बाद फिर अमोनिया रिलीज़ किया जाएगा यहाँ से, और अमोनिया फिर आगे जा कर के फिर कीटो एसिड्स हमको मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब ये प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का रेस्पिरेशन होगा तो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होगा। अच्छा, फिर अब ऐसे सिंपल बात करें हम लोग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दूसरा जो है, ये तो रेस्पिरेशन का टाइप था ब्लैकमैन का कि क्या सोर्स है, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो फ्लोटिंग और प्रोटीन है तो प्रोटोप्लाज्मिक। दूसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आता है बेटा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस वाला है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक और एब्सेंट है तो एन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होगा।
एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो एरोबिक में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा किसका? जो कार्बोहाइड्रेट हैं या जो कुछ भी हैं उनका कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। और साथ ही साथ में यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो दो पाथवे होंगे वो कॉमन होंगे। एक तो सबसे पहला यहीं पर है, सब दो पाथवे होंगे कॉमन होंगे, और साथ ही साथ में पेंटोज फास्फेट पाथवे भी इसमें चलेगा। एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन ये भी होगी, इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी, ये लेस इफ़िशिएंट होगा, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर देखिए, इन एब्सेंस ऑफ O2, ओके, लेस इफ़िशिएंट होगा, ये लेस एनर्जी रिलीज होगी। एक पॉइंट ये है यहाँ पर। दूसरे नंबर का पॉइंट, यहाँ पर ऑक्सीजन चूँकि यूज़ नहीं होता है यहाँ पर एनारोबिक में, इसलिए वाटर एंड प्रोडक्ट नहीं होगा। एक पॉइंट ये, H2O इज नॉट द एंड प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज O2 इज नॉट यूज्ड। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चूँकि ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट वाटर भी नहीं रिलीज होगा। ये हो गया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया है कि जो दत्तरोचित साहब थे, ज़रा देख लीजिए एक बार ध्यान से, पीछे क्या बताया हमने आपको। दत्तरोचित ने टर्म रेस्पिरेशन दिया। सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स सिंपल पार्ट में टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है एंजाइम को यूज़ करते हुए। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी को डिस्कवर किया लोहमान ने, एटीपी साइकिल दी लिपमैन ने। एक पॉइंट ये हो गया। अब हम लोग आएंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास जो एरोबिक रिएक्शन है और एनएरोबिक रिएक्शन है। तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें हम लोग, तो ज़रा ध्यान से देखिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें दो स्टेप होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, 2 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 1 इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जैसा कि नाम है, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में एकदम सिमिलर होती है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एरोबिक, ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस माने ग्लूकोज की लिसिस होना, जैसा कि नाम देखिए दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ अ सिमिलर ग्लाइकोलिसिस एज एरोबिक रेस्पिरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADPH2 बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम वैसे ही है। एनएरोबिक जो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का, उसी ग्लाइकोलिसिस में, तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अब जरा देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर जैसे ग्लूकोज से होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक हो जाना। ज़रा देखिए, अब ये जो यहाँ तक तो रिएक्शन सिमिलर होती है, अब जो ये पायरुविक एसिड है इसका ब्रेक डाउन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, अगर इसी का एरोबिक हो रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए ध्यान से, पायरुविक एसिड का अगर हम लोग एनारोबिक ब्रेकडाउन देखें तो यहीं पर जरा देखिए, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, ये डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि इसमें कैसा होगा, टाइप ऑफ टिश्यू पर भी डिपेंड करता है, और ऐसे भी ये मेन दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पहला होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल जो एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वो बनता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जो पायरुविक एसिड होता है, जैसे हम देखें तो पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है CH3COCOOH, ये पायरुविक एसिड है। इस पायरुविक एसिड से CH3CHO, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड बना और इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पर इसके ये। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो एसिटल्डिहाइड है ये एसिटल्डिहाइड है, इस एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होता है जो NADH2 है वो यूज़ करके, और इस एसिटल्डिहाइड का जो रिडक्शन हुआ है NADHT को यूज़ करके, उस एसिटल्डिहाइड के रिडक्शन से अब जा कर के ये देखिए इसका रिडक्शन हो जाएगा तो C2H5OH प्लस NAD प्लस, और यहाँ पर NADH2 यूज़ हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये NAD रिलीज़ हो गया। तो ये देखिए ये इथाइल अल्कोहल बन गया, ये पहला है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक तो पहली है। अब ATP की तरह बने, इसकी साइकिल अलग से आपको एक साथ बता देंगे, अभी स्टेप वाइज याद कर लीजिए फिर बताता हूँ आपको। अब जरा देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है, देखिए पायरुविक एसिड तो यही CH3COCOH, ये पायरुविक एसिड है। इस पायरुविक एसिड के साथ NADH प्लस ये जुड़ा, एंजाइम यहाँ पर यूज़ हुआ, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम भी यहाँ पर यूज़ हुआ, और इसके बाद क्या बना यहाँ पर CH3CHOH और उसके बाद COOH, दिस इज लैक्टिक एसिड, और प्लस NAD, क्योंकि ये यूज़ हो गया हाइड्रोजन, ये NAD बच गया, और इसके भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अब जरा देखिए, चाहे ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो और चाहे ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ये दोनों स्टेप हैं। और ज़रा ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अब हम लोग आ जाएं एरोबिक रेस्पिरेशन पे और ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होगी,
जिसमें वही ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। अब पायरुविक एसिड जो होता है, ये तो स्टेप सेम होती है, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। अब ये स्टेप अभी आगे आपको एरोबिक में बताते हैं। अब जो ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जो होता है इसकी, अब ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो दूसरे तरीके से टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो ये इस तरीके से एनारोबिकली ब्रेक डाउन होगा। एक पॉइंट ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एरोबिक क्या ब्रेक डाउन होगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। एरोबिक ब्रेक डाउन की जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बात करें, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, तो जरा ध्यान से देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप वही ग्लाइकोलिसिस का आता है। देखिए अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज एम्बडन मेयरहाफ पैरेनस पाथवे, इसको हम लोग एम्बडन मेयरहाफ पैरेनस पाथवे भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इसको चूंकि इन्होंने ही एम्बडन मेयरहाफ पैरेनस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब हम आपको बता चुके हैं। ग्लाइको माने ग्लूकोज या शुगर, शुगर SUGAR शुगर, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट एक, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस को एकदम स्टेप वाइज और सही से नोट करिए, तभी काम चलेगा। पहला स्टेप तो ये हो गया है। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। दूसरे नंबर का पॉइंट, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोलिसिस में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, ध्यान से देखिएगा, चाहे ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो चाहे सुक्रोज हो, कुछ भी हो, ये जो है ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। किसमें इसको तोड़ते हैं? पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं। और पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं, साथ ही साथ में ATP भी बनता है और रिड्यूसिंग पावर भी बनती है। रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NaDH2, इसके फॉर्म में ये पूरी रिएक्शन है। एंजाइमेटिक रिएक्शन है। रेस्पिरेटरी सबस्टेंस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज कुछ भी हो सकता है। इसका ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, ATP बनेगी और रिड्यूसिंग पावर अब ये भी बनेगा। दूसरा, ये जो पूरा सबस्ट्रेट है, ये जो रिएक्शन है, ये स्टार्ट होती है ग्लूकोज से और एंड होती है पायरुविक एसिड में। तीसरे नंबर का पॉइंट जरा देखिए। ग्लूकोज जो है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी। इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड और ये रिएक्शन ख़त्म होगी पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज में ज़रा देखिए C6H12O6, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग पायरुविक एसिड देखें तो CH3COCOOH, देखिए 1 2 3 कार्बन। देखिए जब 6 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा तो ये नेचुरल सी बात है कि ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट ये पायरुविक एसिड के बनेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यहीं से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
ग्लाइकोलिसिस जो ये रिएक्शन चल रही है, इस पर अगर हम थोड़ा सा ओरिजिन वाले पार्ट से जाएं तो देखें ये फर्स्ट रिएक्शन है. दिस इज द फर्स्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन occur during the origin of life. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, यहीं से जरा देखिए, जितने भी ग्लाइकोलिटिक एंजाइम हैं, एक और ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल द glycolytic enzymes requires magnesium ion as cofactor. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा. दूसरा, यहीं से 6 कार्बन से 3 कार्बन वाला पॉइंट आपको बता दिया, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अब आ जाइए समरी ग्लाइकोलिसिस की. हम लोग जरा रिएक्शन वाइज अब ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे कि कैसे ग्लाइकोलिसिस अब होती है. जरा देखिए, ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो जो ग्लूकोज, हम लोगों ने ग्लूकोज लिया, मान लीजिए 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया. इस 1 मोल से यहीं पर ग्लूकोज में सबसे पहले एंजाइम यूज़ हुआ हेक्सोकाइनेज. यहाँ से बहुत अच्छे से याद करना है आपको. ग्लूकोज से एंजाइम यूज़ हुआ, यहाँ पर यूज़ हुआ हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हुआ, और साथ ही साथ में एक एटीपी भी यहाँ पर खर्चा हो गया, ध्यान दीजिए. और इसके बाद जब हेक्सोकाइनेज यूज़ हुआ तो फिर बना ग्लूकोज 6 फास्फेट. ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर अगला स्टेप जो कि रिवर्सिबल होता रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट. और यहाँ पर एंजाइम यूज़ हुआ फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज. ये एंजाइम यूज़ हुआ और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम है. फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना. इसके बाद यहीं से फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फिर से एक और इसमें फास्फेट इसी फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जुड़ेगा, और यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा फास्फो फ्रक्टोकाइनेज. एंजाइम यूज़ हुआ फास्फो फ्रक्टोकाइनेज. और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन जैसा ही मार्क लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अब बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, ये बन जाएगा. और यहाँ पर भी एटीपी एक यूज़ होगी और एडीपी बनेगा. एक एटीपी यूज़ होगी, एक एडीपी बनेगा. अब जो ये फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट है, ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये चेंज हो जाएगा फास्फो ट्राइयोज आइसोमेर. मतलब सबसे पहले एल्डोलेज एंजाइम है, और अब ये चेंज होगा 3 फास्फो ग्लिसरल डिहाइड. क्या बना? 3 फास्फो ग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो गया. और यहीं से देखिए, ये फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट से 1 मोल बनेगा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का, और 1 मोल बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का.
ये एक चीज़ और, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है इसको हम लोग 3PgAl भी लिखते हैं शॉर्ट में, और इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी लिखते हैं DHAP। ये दोनों जो है रिवर्सिबल मैनर में पाया जाता है, मतलब एक दूसरे में चेंज होता रहता है। फिर क्या होता है आगे के रिएक्शन ज़रा देखिए, जो 3PgAl है, अगर हम लोग इसकी बात करें 3PgAl की, तो 3PgAl चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। H3PO4 की प्रेजेंट में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। नाउ इट विल बी चेंज इनटू, देखिए H3PO4 है तो एक फास्फेट यहाँ से मिलेगा, डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, यहीं से अब NAD जो है, ये देखिए NAD, यहाँ से हाइड्रोजन लेता हुआ NADH+H+ में चेंज हो जाएगा, और यहीं से ट्रायोज एंजाइम यूज होगा, ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यूज होगा, और 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाउ इट विल बी चेंज इनटू 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए एल्डिहाइड, हाइड्रोजन निकल गया, चेंज हो गया एसिड में, ये ध्यान रखिएगा। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, फिर 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए जरा याद रखने का तरीका, आप बताइए 1,3-डाईफॉस्फो में 2 फास्फेट है, 3-फॉस्फो में खाली 1 फास्फेट है, तो एक कहाँ गया, एक क्या हुआ, ADP से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ गया और एनर्जी यहाँ पर लिबरेट हो गई ATP के फॉर्म में। सो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके बाद फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या होगा, यहीं से एंजाइम यूज होगा, दैट इज म्यूटेज। म्यूटेज नाम का एक एंजाइम जो म्यूटेशन कर देगा, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को चेंज कर देगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। उसने क्या किया, स्पेस उसका बदल दिया, दिस इज 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद फिर देखिए यहीं पर दूसरा एक और एंजाइम यूज होगा जिसको हम बोलते हैं एनोलेज। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के ऊपर एंजाइम यूज होगा एनोलेज, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन जाएगा। अब जो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, ये पायरुवेट काइनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। अब देखिए इनॉल पायरुविक एसिड में ये एक फास्फेट ग्रुप और हटेगा, याद रखने का तरीका, तो यहाँ पर फिर ADP से ATP, एक यहाँ पर ADP से ATP, ये एनर्जी रिलीज हुई है। ध्यान हमको ये रखना है कि हमने इस पूरी रिएक्शन में आपको कहाँ कहाँ पर एनर्जी रिलीज़ कराई है और किन किन जगहों पर आपने NADH2 रिलीज़ किया है। ये पूरी रिएक्शन हो गई, जहाँ पर हम लोगों ने देखिए सीरियल से देखा कि ग्लूकोज से
किस तरीके से पायरुविक एसिड के 2 मोल यहाँ पर बनते हैं। ये पूरे 2 मोल शुरू हो गए थे, क्योंकि आपको पता है जैसा ये Pg, ये देखिए ये जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है 1 मोल ये 1 मोल ये, जो रिएक्शन ये चलेगी बेटा, जो रिएक्शन ये चलेगी स्टूडेंट्स, वही रिएक्शन इधर भी चलेगी। इसलिए एक ग्लूकोज से हमको 2 मोल पायरुविक एसिड के मिलते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम हैं, सभी एंजाइम्स में हमारे पास जो मैग्नीशियम आयन है वो एज अ कोफैक्टर यूज़ होता रहा है। अब देखिए यहीं पर अगर ये पूरा मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, अब जरा ये लाइन ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तो जो 2 मॉलिक्यूल्स NADH और +2H वाले बने हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत ही आराम से NADH और 2H वाले ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाते हैं और ETS चलाने लगते हैं, और इन 2 से 6 ATP हमको मिल जाएगा। जो ये NADH वाले हैं, इन 2 से हमको 6 मिल जाएगा। क्यों? देखिए एक ये चला, एक NAD वाला ये है ना, और बेटा एक इधर से भी तो रिएक्शन चलेगी ना, एक इधर से बना और एक इधर से चलेगी, तो इनसे 6 ATP हमको मिल जाएंगे। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में तो और देखिए एक ATP ये बना है और एक ATP ये बना है, 2 ये ATP हमको डायरेक्ट हमारे यहाँ पर बने हैं। देखिए एक ये है एक ये है, तो जो ये टोटल एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर, हम ये बोल सकते हैं कि ये टोटल जो हमारे पास बन रहा है ये 8 ATP बन रहा है। और जब एन एरोबिक ब्रेकडाउन होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेंगे नहीं है, तो फिर ऐसे केस में खाली 2 ATP हमको मिलेंगे। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। तो एक बार पूरी समरी जितना हमने आपको पढ़ाया है, अगर हम वो पूरा आपको फिर से दिखा दें तो देखिए ज़रा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि जल्दी से, वैसे आपके पास पूरा होगा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटे में ही सही है। अब अगले वाले में ये हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस देख लिया है, अब अगला क्रेब्स साइकिल वाला अभी अपलोड कर देता हूँ, इसको तब तक आप याद करें। कमेंट में क्वेश्चंस लिख दें, जहाँ पर आपको दिक्कत हो, जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और फिर हम उसका जवाब वहीं पर दे देंगे। थैंक यू दोस्त।